हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल में न्यू टॉपिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे टू सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है, सेम होता है। तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है और इस डायग्राम में टू सर्कल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास छोटा वाला सर्कल है ये हमारा फर्स्ट सर्कल है और बच्चों ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये हमारा सेकंड सर्कल है। और बच्चों, इन दोनों सर्कल्स में ये खासियत है कि इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो कॉमन है। तो बच्चों, इन दोनों सर्कल्स में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों, अगर मैं इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को लिखूंगा तो बच्चों उनका सिर्फ कांस्टेंट जो होगा वही डिफर होगा और बच्चों बाकी सारी टर्म्स उन दोनों की सेम होगी। तो बच्चों, इससे रिलेटेड यहाँ पर जो डेफिनेशन बनती है पहले मैं वो लिख लेता हूँ और आपको फिर मैं इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशंस भी लिख के दिखाता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं कि इफ टू सर्कल्स आर concentric, then only constant of equation of both circles are differ from ईच अदर। तो बच्चों, वही बात जो हमने अभी बताई थी वो हमने यहाँ पर डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लिया कि इफ टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक हों, देन ओनली कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ बोथ सर्कल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। तब बच्चों उन दोनों सर्कल्स की जो इक्वेशन होगी उनका जो कांस्टेंट होगा वही डिफर होगा और बाकी सारी टर्म्स इक्वेशन की सेम होगी। तो बच्चों, यहाँ पर हम फर्स्ट सर्कल की सबसे पहले इक्वेशन लेट करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो बच्चों, जो हमारे पास सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है वो हम यहां पर लिख लेंगे। और बच्चों, सर्कल की जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के जो कोफिशिएंट वो हमारे सेम होंगे। तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन है। तो बच्चों, अगर हम इससे रिलेटेड सेकंड सर्कल की इक्वेशन को लिखते हैं तो बच्चों वो हमारी कैसी होगी? तो बच्चों देखें, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल इज। तो बच्चों, जो हमारा सेकंड सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो बच्चों सारे पार्ट्स सारे टर्म्स सेम होंगे, बस बच्चों जो कांस्टेंट है वही डिफर होगा। तो बच्चों इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक तो इक्वेशन सेम होगी। तो बच्चों जो हमारे पास कांस्टेंट है, अगर हमने यहां पर c लिया है तो बच्चों यहां पर हम कुछ और कांस्टेंट जाने के हम यहां पर k ले लेते हैं, t ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने के ले लिया। ओके, तो बच्चों ये हमारे बड़े सर्कल की मतलब कि सेकंड सर्कल की इक्वेशन होगी। ओके, तो बच्चों यहां बात आपने बस ये ध्यान रखनी है कि अगर टू सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो, और बच्चों मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि उन दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम हो, तो बच्चों उन सर्कल की इक्वेशन में ओनली जो कांस्टेंट होते हैं वही डिफर होते हैं और उसकी इक्वेशन में बाकी जितनी भी टर्म्स होती है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 2gx 2fy वो बच्चों सेम होती है। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स टॉपिक समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म का एक डायग्राम है, लेकिन बच्चों डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म की डेफिनेशन है व्हेन ए सर्कल पासिंग थ्रू origin and intercepts
x axis at A and y axis at B। ओके, तो बच्चों यहां पर हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि व्हेन अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो और बच्चों वो ओरिजिन ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 उससे पास करता हो, एंड इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एट ए, और बच्चों उसके साथ ही साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे इंटरसेप्ट मतलब कि काटता हो, और बच्चों वाई एक्सिस एट बी, और बच्चों वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर इंटरसेप्ट मतलब कि काटता हो। तो बच्चों यहां पर हमने लिया एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और बच्चों वाई एक्सिस, उसमें बच्चों हमने एक लिया सर्कल जो कि ओरिजिन ओ से पास कर रहा है, और बच्चों एक्स एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ए ये इंटरसेप्ट कर रहा है, और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a 0, और बच्चों वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस b पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 b। तो बच्चों अगर इस टाइप का केस बनता है सर्कल के केस में तो बच्चों उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म एक्चुअली है क्या, ये भी सर्कल की इक्वेशन होती है, लेकिन बच्चों जो सर्कल ने यहाँ पर जो 3 केसेस बनाए हैं कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो बच्चों जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की उसमें कुछ चेंजेस आती है इनकी वजह से, तो बच्चों हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि जो इस सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने लेट किया, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ओके। तो बच्चों सर्कल की हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों इस जनरल इक्वेशन में ये केसेस जो हमारे पास 3 बने हैं, ओरिजिन का और 2 इंटरसेप्ट का, इसकी वजह से जो चेंजेस आएगी उसको ही बच्चों हम बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट केस। तो बच्चों जो हमारा यहां पर केस बनेगा वो क्या है, देखिए, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे व्हेन सर्कल थ्रू ओरिजिन या फिर पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ओ कोऑर्डिनेट्स 0 0। तो बच्चों हम एक एक केस को लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो 0 0 आपको पता है ये होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट और बच्चों ये होता है वाई एक्सिस का पॉइंट। तो बच्चों हमने क्या करना है कि इस सर्कल की इक्वेशन में जहां जहां पर x है और जहां जहां पर y है वहां पर इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो बच्चों देखें ये हमारा जो केस 1 के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन किस में तब्दील हो जाए, देखें बच्चों 0 का स्क्वायर, ओके 0 का स्क्वायर। तो बच्चों हमने x और y के प्लेस पर 0 0 पुट करना है, और बच्चों यहां पर है 2gx मतलब कि 2g 0 एंड 2fy है, तो बच्चों 2f 0 एंड प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखो हमने क्या करना है कि इसको फर्दर सॉल्व करना है, और बच्चों ये तो हमारा बन जाएगा 0, ओके ये बच्चों हमारा बन जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 2g 0 तो बच्चों ये 0 ही बन गया, 2f0 ये बच्चों हमारा 0 ही बन गया, और बच्चों यहां पर हमारा अलोन रह गया c, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों इससे देखो हमारा क्या बना, इससे बच्चों हमारा बना कि c इक्वल टू 0। तो बच्चों इससे हमारा एक रिजल्ट आया कि व्हेन अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, तब बच्चों उसका जो कांस्टेंट होगा वो 0 होगा। ओके, तो अब बच्चों हमने क्या करना है कि इसको c इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे पुट इन 1, ओके तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे पुट इन 1। तो उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में इस c इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन देखो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy, और बच्चों हमारा c तो 0 हो गया, तो बच्चों यहां पर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास ओरिजिन की वजह से जो हमारे पास
सर्कल की इक्वेशन में जो चेंज आई तो उसकी इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, अब बच्चों हमने केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 करना है जो कि हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो बच्चों उसको करने से पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी और बच्चों केस 1 में हमने ये फॉर्म हासिल करी x² y² 2gx + 2fy और बच्चों हमारा c 0 हो गया था। तो बच्चों हमने क्या दिया, सी इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों केस 2 में देखो हमने क्या करना है। तो बच्चों यहाँ पर दो इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास, a0 एंड 0b। तो बच्चों हमने एक कोऑर्डिनेट लेना है a0। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन सर्कल पासिंग थ्रू a0। तो बच्चों एक बात और, अब जैसे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और बच्चों जब ये ओरिजिन से पास करी तो बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब बच्चों जो आगे हमने इक्वेशन यूज करनी है वो हमने 1 नहीं यूज करनी। तो बच्चों 1 तो हमारी खत्म हो चुकी है, हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर ये बन गई है। तो बच्चों अब हमने आगे जब इंटरसेप्ट फॉर्म करनी है तो बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 2 ही यूज करनी है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखो a0 से जब हमारा सर्कल पास कर रहा है और बच्चों ये हमारा इंटरसेप्ट है x एक्सिस का, तो बच्चों ये हमारा x पॉइंट है और बच्चों ये हमारा y पॉइंट है। तो बच्चों अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में ये a और 0 जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये पुट करने हैं, 1 में नहीं पुट करने। तो बच्चों 1 तो हमारी खत्म हो चुकी है क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर चुकी है और बच्चों हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल चुकी है। तो अब बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 2 यूज करनी है यहाँ पर। तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में x की प्लेस पर हम a पुट करेंगे और बच्चों y की प्लेस पर 0 पुट करेंगे। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा a0 एंड प्लस और बच्चों y की प्लेस पर हम पुट करेंगे 0 0²। ओके, और बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 2g और बच्चों हमने x की प्लेस पर क्या पुट करना है, a। ओके, और बच्चों y की प्लेस पर बच्चों हमने क्या पुट करना है, 2f0 दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये भी हमारा क्या बन जाए, देखें a² बच्चों हमारा क्या बनेगा, a² बच्चों हमारा बनेगा a² ही बनेगा, 0² बच्चों हमारा 0 होता है और बच्चों यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2ga। ओके, और बच्चों यहाँ पर है 2f0 मतलब कि 0 इक्वल टू 0 और बच्चों इससे हमारा देखो क्या बन गया, a² + 2ga, a² + 2ga इक्वल टू 0 बच्चों हमारे पास बन गया। सो अब बच्चों अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमारे पास देखो क्या बनेगा, हमारे पास बच्चों बनेगा a² दिस इज इक्वल टू -2ga। ठीक है, तो बच्चों हमने 2ga को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, a से बच्चों हमारा a कैंसिल हो गया। ओके, और बच्चों हमारे पास देखो क्या बनेगा यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लिखें कि 2g को यहाँ रखें और बच्चों माइनस को ट्रांसफर करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो बच्चों हमने 2g को -a पुट करना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास देखो क्या आ गया इस फॉर्म से केस नंबर 2 से कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में 2g को -a पुट करना है। तो बच्चों अब हमें वही करना होगा कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में 2g को हमने -a पुट करना होगा। तो बच्चों इसको हम इस 2g इक्वल टू -a को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो बच्चों देखो हमारे पास क्या आएगा, x² + y² और बच्चों 2g की प्लेस पर हमने क्या पुट करना है, -a। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा -ax। ओके, एंड प्लस और बच्चों 2fy हमारा एज इट इज रहेगा अभी, 2fy इक्वल टू 0 और बच्चों इसको हम कह देंगे से इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 खत्म हो चुकी है। तो बच्चों अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है हमने 3 को यूज करना है। आगे जब हम करेंगे केस बच्चों तो हमने 3 को यूज करना है, 1 और 2 का काम बच्चों हमारे पास खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों आगे जब हम केस नंबर 3 करेंगे तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को ही यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वो हम करते हैं आगे, उससे पहले अब इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं केस 3। तो बच्चों केस 3 में हम क्या करेंगे कि जब हमारा सर्कल 0b से पास कर रहा है तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे व्हेन सर्कल पासिंग थ्रू 0b। तो बच्चों वही हमने क्या करना है कि x की प्लेस पर हमने x 0 पुट करना है और बच्चों y के प्लेस पर हमने v पुट करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर एक बात गौर करें, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास बच्चों जो ये सर्कल है इसकी जो इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ओके, जब बच्चों फर्स्ट केस में सर्कल हमारा ओरिजिन से पास करेगा तो बच्चों ये वाली इक्वेशन हमारी ये वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब बच्चों उसने ओरिजिन से पास किया तो इसमें चेंजेस आई और बच्चों ये बन गई ये इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद बच्चों जब हमारी जो ये सर्कल है
ये a 0 से पास करेगा तो बच्चों इस इक्वेशन में चेंजेस आएगी और बच्चों ये कन्वर्ट होगी इस फॉर्म में। ठीक है, अब बच्चों आगे जब सर्कल इस पॉइंट से पास करेगा तो बच्चों अब इस फॉर्म में चेंज आएगी और हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आएगी और बच्चों वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो बच्चों अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को नहीं यूज करना, इक्वेशन नंबर 2 को नहीं यूज करना, आगे जब बच्चों हम केस 3 में यूज करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। तो व्हेन सर्कल पासिंग थ्रू 0 b, तो बच्चों हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 में हमने x की प्लेस पर 0 और y की प्लेस पर b पुट करना है। तो बच्चों देखिए हमारा क्या बनेगा, 0 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो बच्चों x की प्लेस पर हमने पुट करना है 0, ओके, एंड प्लस 2fb इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देखो हमारा क्या बनेगा, बच्चों ये हमारा बनेगा 0 प्लस और लिख के 0 प्लस बी स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2fb इक्वल टू 0। और बच्चों देखो इससे हमारा क्या बनेगा, बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 2fb, और बच्चों इससे हमारा बन जाएगा कि 2f हमारा माइनस b के इक्वल है। तो बच्चों देखिए अब हमने इस फॉर्म को जो हमारे पास आई है पुट इन 3, हमने इक्वेशन नंबर 3 में बच्चों पुट करना है। तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड देखो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने 2f की प्लेस पर माइनस बी पुट करना है। तो बच्चों यहाँ पर 2f है, इसकी प्लेस पर हम पुट कर देंगे माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो बच्चों हमें इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए थी वो हमारे पास आ गई है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे विच इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए सर्कल, दिस इज अवर रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म भी समझ आई होगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल को समझने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें बच्चों हमने 2 एक्सिस लिए हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन एंड ए सर्कल। ओके बच्चों यहाँ पर हम लेट करते हैं कि ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर C है और बच्चों उसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं वो है HK। ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमारे पास क्या है, HK। और बच्चों इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY। उसके बाद बच्चों हमने CP को मीट करना है और बच्चों ये जो डिस्टेंस है CP ये हमारा R है जो कि सर्कल का रेडियस है। तो बच्चों जब हमारे पास पॉइंट P हो जिसके कोऑर्डिनेट्स XY हो और बच्चों हमारे पास सेंटर हो सर्कल का जिसके कोऑर्डिनेट्स HK हो, तो बच्चों हम बात करते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल की। तो बच्चों अगर मैं इस सर्कल की यहाँ पर इक्वेशन लिखूं तो बच्चों हम लिख सकते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, क्योंकि बच्चों हमारे पास सेंटर भी है और बच्चों P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है XY। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो हमारी होगी सेंट्रल फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वेयर y माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर से इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्यों नहीं ली, आपको मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने पहले ही लेट कर लिया था कि जो सर्कल का सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो HK हैं और बच्चों एक P पॉइंट है इसके ऊपर सर्कल के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास XY हो HK हो तो बच्चों हम इजीली ये फॉर्म मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हमने सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल ली है। ओके, उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे वेयर जो बच्चों ये हमारी इंफॉर्मेशन है C और P, ये भी हम यहां पर लिख देते हैं, सेंटर C HK एंड रेडियस R। ओके, तो बच्चों जो हमारी इक्वेशन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पर सेंटर हमारा क्या है HK है,
ठीक है, सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एच के हैं और बच्चों रेडियस आर है। ओके, उसके बाद बच्चों हमने देखो क्या करना है। इसके बाद बच्चों हमने पॉइंट पी और सी से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस और बच्चों इसको हमने नाम दिया पी एल। उसके बाद बच्चों हम पॉइंट सी से एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको बच्चों हम नाम देंगे सी एम। ओके, तो बच्चों ये हमारे दो परपेंडिकुलर है। ओके, तो बच्चों इस कंडीशन को यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम पी एंड सी ड्रॉ perpendiculars on x axis। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, और बच्चों परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं, पी एल सी एम। ठीक है, तो बच्चों पहले पी पॉइंट है तो बच्चों यहां लिखेंगे पी एल एंड सी एम ऑन एक्स एक्सिस। ओके, जब बच्चों हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो बच्चों देखिए ये हमारा पी पॉइंट है, यहाँ पर जो बच्चों एब्सिसा है वो एक्स है और बच्चों ऑर्डिनेट हमारा वाई है। आपको पता है ना, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, जो कि यहाँ पर एक्स है, और बच्चों जो ऑर्डिनेट हमारा वाई है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर बच्चों मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूं यहाँ से लेके इस पॉइंट एल तक की ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस फाइंड अगर बच्चों मैं करना चाहूं, ठीक है, यहां पर ओरिजिन से लेके यहां तक का बच्चों अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं तो बच्चों हमने इस लाइन को देखना है और इसका एब्सिसा मतलब कि एक्स वाला पॉइंट देखना है। ठीक है, तो बच्चों ये एक्स है तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि यहां से लेके जो यहां तक हमारा डिस्टेंस है ये एक्स है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मतलब कि पी एल का डिस्टेंस अगर बच्चों मैं देखूं, पी से लेके बच्चों अगर मैं एल तक का यहां डिस्टेंस देखूं, ओके, तो बच्चों मैं ऐसे कर लेता हूं। ओके, तो बच्चों मैंने पी से लेके एल तक का अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं तो बच्चों मैं देखूंगा कि पी का ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा वाई है, तो बच्चों ये डिस्टेंस हमारा वाई है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर सी पॉइंट है, अगर बच्चों मैं ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना चाहूँ, ओ से लेके एम तक का, तो बच्चों हमने इस लाइन को देखना है, यहाँ पर एब्सिसा क्या हमारा एच। ठीक है, तो बच्चों मतलब एक्स एक्सिस पे ओ एम डिस्टेंस हमारा एच है। और बच्चों अगर मैं ये डिस्टेंस, ठीक है, अगर मैं फाइंड करना चाहूँ सी एम, तो बच्चों हमने देखना है कि इसका ऑर्डिनेट क्या है। ये बच्चों हमारा इसका ऑर्डिनेट है, आई एम सॉरी मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बच्चों हमारा है वो क्या है, के है। ओके, ये बच्चों हमारा हो गया। अब बच्चों इसके बाद देखो हमने क्या करना है कि हमने इस सी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन पी एल। तो बच्चों मैंने इस सी पॉइंट से जो कि हमारा सेंटर था, ये जो परपेंडिकुलर बच्चों हमारा था, इससे हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये बच्चों हमारा परपेंडिकुलर है और बच्चों इसको हमने सी एन का नाम दिया। ठीक है, तो बच्चों ये भी हम यहां पर मेंशन करेंगे फ्रॉम सी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, और बच्चों परपेंडिकुलर का नेम क्या है, सी एन ऑन। और बच्चों हमने परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ किया है, पी एल के ऊपर किया है, तो बच्चों लिखेंगे सी एन ऑन पी एल। ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम यहां लेट करते हैं कि इफ ये जो बच्चों हमारा एंगल है पी सी एन, एंगल पी सी एन, अगर बच्चों हमारा एंगल पी सी एन थीटा हो, अगर बच्चों ये एंगल पी सी एन हमारा थीटा हो, तो बच्चों ये हमारी बनती है पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे कि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक और चीज बता रहा हूँ आपको, बस ये बता रहा हूँ कि सी एन की वैल्यू क्या आएगी और बच्चों पी एन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पर मैं सी एन की लिखूं वैल्यू, तो बच्चों सी एन की वैल्यू हमारी आएगी आर कोस थीटा, एंड बच्चों हमारे पास पी एन की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा। तो बच्चों मैं समझाता हूं ये हमारी वैल्यू कैसे आई, कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों आप देखें ये हमारा जो सर्कल है
ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो बच्चों अलग से मैं एक डिफरेंट सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा कि r cos थीटा कब आता है और r sin थीटा कब आता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बनाया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये बच्चों हमारा x एक्सिस है, ये बच्चों हमारा y एक्सिस है, ओके। और बच्चों ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये ओरिजिन है और बच्चों यहाँ पर हमारे पास स्पेस में यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, ओके। और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं एक्स वाई, ओके मान लेते हैं। अगर बच्चों मैंने यहां से इस पॉइंट तक पहुंचना है तो बच्चों मेरे पास दो रास्ते हैं। तो बच्चों पहला रास्ता ये है कि मैं एक्स एक्सिस पे यहां तक चलूं, एक्स एक्सिस पे मैं यहां पर चलूं, यहां तक चलूं। उसके बाद बच्चों मैं फिर इस डायरेक्शन में चलूं, ओके। तो बच्चों मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है बच्चों। फिर बता रहा हूं यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं इस पॉइंट तक पहुंचने की कि एक्स ओ पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर सबसे पहले मैं इतना चलूं, ओके। उसके बाद बच्चों मैं इतना चलूं, ओके। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, एक्स होगा। यहां से लेके यहां तक बच्चों जो हमारा डिस्टेंस होगा ये एक्स होगा। और बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा ये बच्चों हमारा वाई होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। ये एक्स वाई वाला, ओके, वही हमारी कंडीशन है, ओके। तो बच्चों एक तो हमारा ये केस हो गया। और बच्चों दूसरे कौन से तरीके से मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच सकता हूं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है, जो आपने केस पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट का क्लास 10th में एंड क्लास 11th में, तो बच्चों मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डायरेक्टली भी पहुंच सकता हूं यहां तक, ओके। और बच्चों ये जो हमारा जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस z, ठीक है। अगर बच्चों मॉडुलस जो z है वो हमारा r के इक्वली होता है, जो बच्चों हमारा मॉडुलस z होता है ना, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस z। तो बच्चों यहाँ पर मॉडुलस z को छोड़ के, क्योंकि हमारा यहाँ पर r चल रहा है, तो बच्चों मैं यहाँ पर r लिख लूंगा, ठीक है। ये बच्चों हमारा रेडियस भी हो गया और ये इसको हम बोलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या r है। और बच्चों ये जो हमारा सम एंगल बनता है यहाँ पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बच्चों हमारा एक एंगल बनता है। तो बच्चों ये होता है थीटा। जब बच्चों एंगल थीटा बन जाता है, ठीक है, यहां पर बच्चों पहले एंगल थीटा नहीं था, जब हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटीज ली थी कि यहां से यहां तक जाओ और फिर यहां से यहां ट्रेवल करो, हम पी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बच्चों जो हमने डायरेक्टली यहां से लेके यहां तक पहुंचे तो बच्चों हमारा एक एंगल बना थीटा। तो बच्चों जब एंगल थीटा बन जाता है तो बच्चों ये एक्स हमारा होता है डिस्टेंस, ये इक्वल हो जाता है आर कोस थीटा की। और बच्चों ये जो वाई डिस्टेंस होता है ये हमारा बन जाता है आर साइन थीटा की, ठीक है। तो बच्चों cos थीटा को हम लेते हैं हमेशा, ये हमारी बच्चों एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos थीटा। तो बच्चों इसको हम लेते हैं हमेशा x एक्सिस के ऊपर, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और बच्चों sin थीटा हमारा होता है वर्टिकल, मतलब कि ये हमारा y एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भी वही केस हुआ कि जो ये cn है ये हमारा हो जाएगा r cos थीटा और बच्चों pn हमारा क्या हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। तो बच्चों मैंने सिर्फ आपको r cos थीटा कैसे बना और r sin थीटा कैसे बना, बस मैंने आपको इतना समझाया, ठीक है। उसके बाद देखें बच्चे हमने क्या करना है। तो बच्चों यहां पर अब हमने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा नाउ। तो बच्चों अगर मैं यहां पर x की निकालूं वैल्यू, ठीक है, तो बच्चों x हमारा ओरिजिन से लेके l तक है, ठीक है। तो बच्चों OL जो हमारा है बच्चों OL, ये बच्चों किसके इक्वल है, x हमारा OL के इक्वल बच्चों, ठीक है। x हमारा क्या है OL के इक्वल है। और बच्चों OL OM प्लस ML के इक्वल है, OL OM और प्लस ML के इक्वल है। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं OM प्लस ML के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखें ये जो हमारे पास OM है, ठीक है, OM, तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, हाँ। तो बच्चों ये जो हमारे पास यहां पर OM है, तो बच्चों OM की वैल्यू क्या है H, मैंने यहां पर H डाल दिया, ओके। उसके बाद बच्चों ये जो ML है हमारा ये CN के इक्वल, देखिए बच्चों ये ML इक्वल टू CN, ये जो दोनों डिस्टेंस बच्चों बराबर, ये दोनों इक्वल है ML CN। तो बच्चों मैं ML की प्लेस पर CN भी लिख सकता हूं। और बच्चों यहां पर मैं रेफरेंस दे सकता हूं कि ML इक्वल टू CN बिकॉज ML इक्वल टू CN। तो बच्चों CN की वैल्यू हमारे पास है r cos थीटा। तो बच्चों यहां पर हम CN की वैल्यू को पुट कर देंगे, H बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा। और बच्चों CN की वैल्यू को हमने पुट किया r cos थीटा,
तो बच्चों ये हमारा क्या आ गई, x की हमारे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट। ओके, अब बच्चों सिमिलरली हम y की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। y दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों देखें y हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है pl दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों pl को हम कैसे लिख सकते हैं, pn प्लस nl, pn प्लस nl, ठीक है। और बच्चों जो pn है हमारा वो किसके इक्वल है, r साइन थीटा के, r साइन थीटा के। ओके, और बच्चों जो nl है हमारा, देखिए जो nl है इसको मैं लिख सकता हूं cm, nl cm के इक्वल है। तो बच्चों nl को मैंने क्या लिख लिया, cm। तो बच्चों यहां पर मैं रेफरेंस दे दूंगा बिकॉज nl इक्वल टू cm। ओके, और बच्चों यहां पर मैं r साइन थीटा को एज इट इज रहने दूंगा, और बच्चों cm की वैल्यू हमारे पास है, देखो बच्चों cm हमारा क्या है, k के इक्वल है, तो बच्चों यहां पर मैंने k डाल दिया। तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, r साइन थीटा प्लस k, तो बच्चों इसको हमने कह दिया सी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बच्चों पहले आप इतना उतार लें, उसके बाद हम जो बाकी का पार्ट है वो आगे करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी r cos थीटा प्लस h से इक्वेशन नंबर 1 एंड y r sin थीटा प्लस k से इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब यहाँ पर बात आती ये है कि यहाँ पर जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, इसकी वैल्यू की रेंज क्या हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा वेयर थीटा, तो बच्चों हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो बच्चों देखिए ये हमारा एक सर्कल है, ओके, और बच्चों इस सर्कल को हम एक कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है यहाँ पर वो इस सर्कल का सेंटर है। ओके, तो बच्चों हमें पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और बच्चों ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और बच्चों यहाँ पर इस लाइन, ये जो एक्स एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, तो बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर जो बच्चों वैल्यू होती है हमारी वो होती है 0, और बच्चों यहाँ वैल्यू होती है π/2, और बच्चों यहाँ हमारी वैल्यू क्या होती है 2π, पाई, यहाँ बच्चों वैल्यू होती है पाई, और बच्चों यहाँ वैल्यू होती है 3π/2, और बच्चों यहाँ इस लाइन के नीचे वैल्यू होती है 2π, ठीक है। तो बच्चों मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिटा देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बच्चों इस लाइन के ऊपर वैल्यू होती है 0, यहाँ वैल्यू होती है π/2, यहाँ वैल्यू होती है पाई, और यहाँ वैल्यू होती है 3π/2 मतलब कि 270 डिग्री, और बच्चों यहाँ वैल्यू होती है इस लाइन के नीचे होती है 2π। तो बच्चों जब हमारा एंगल जो है उसकी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो बच्चों देखें एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, तो बच्चों यहाँ चलेगा π/2, यहाँ मतलब यहाँ तक चलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई, यहाँ तक चलेगा बच्चों तो 3π/2, और बच्चों यहाँ चलेगा लास्ट में एंड होगा 2π। तो बच्चों मतलब ये है कि जो हमारे पास थीटा है, थीटा बच्चों कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो बच्चों थीटा हमारा 0 से लेके 2π तक बिलोंग करेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारी है क्लोज्ड ब्रेसिस। तो बच्चों जो क्लोज्ड ब्रेसिस होती है इसका मतलब क्या है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 भी होगी, और बच्चों 2π भी होगी, और बच्चों उनके बीच में जितने भी हमारे पास जो एंगल हैं जैसे कि π/2, पाई, 3π/2 वो सारी होगी, ठीक है, π/2 पाई, ये बच्चों सारी हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब कि हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो 0 भी होगी, पाई भी होगी, ठीक है, 0 भी होगी, π/2 भी होगी, पाई भी होगी, सो ऑन, लास्ट में होगी 2π भी होगी। अगर बच्चों यहाँ पर हमारा देखिए ये मैंने बात बताई क्लोज ब्रेसिस की। अगर बच्चों मान लो एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर ओपन ब्रेसिस हो, आपको पता ही होगा मोस्टली बच्चों को, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि 0 और 2π को छोड़ के इनके बीच में जो वैल्यू है वही थीटे की वैल्यू होगी, ठीक है। तो बच्चों 0 और 2π को हमने छोड़ देना है, इनके बीच में जो वैल्यू जैसे कि हमारे पास यहाँ पर π/2 है, ठीक है, और बच्चों और भी जितनी वैल्यू हमारे जैसे कि π/6 हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये सारी वैल्यू यहाँ से लेके तो बच्चों ये लास्ट तक मतलब 2π नहीं होगी, 0 2π नहीं होगी, उसकी बीच की सारी वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है क्लोज ब्रेसिस, और बच्चों जब हम क्लोज ब्रेसिस को, ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारी होगी रोस्टर फॉर्म होगी। अगर इसको हम बच्चों लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, यह हमारा सेट ही होता है बच्चों, क्लोज ब्रेसिस है। तो बच्चों अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो बच्चों जहाँ हमारी होती है क्लोज ब्रेसिस वहाँ बच्चों हमारे पास ऐसा पड़ता है, ठीक है, से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2π, आपको पता ही है। अगर बच्चों यहाँ पर हमारे पास होता है ओपन ब्रेसिस तो बच्चों हम क्या डालते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वल का साइन है ये नहीं डालते, अगर वैल्यू हम क्या लिखते
ग्रेटर देन टू 0 एंड लेस देन टू 2 पाई, मतलब कि 0 और 2 पाई इंक्लूड नहीं हो रहा है। और बच्चों यहाँ पर इक्वल का साइन नीचे है, मतलब कि ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी यही है कि हमारा जो एंगल है वो यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ तक जाएगा, तो इसलिए बच्चों थीटा जो हमारा है वो 0 और थीटा जो हमारा होगा वो 0 से ग्रेटर उसके इक्वल और 2 पाई से लेजर और उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो बच्चों यही हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो बच्चों ये हमारा रफ पार्ट था, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो बच्चों यही हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो बच्चों विच इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों अगर जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है सर्कल की वो यही होती है, x इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस एच एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस के, वेयर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी सारी क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है इतनी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम ये मिटा सकते हैं। ठीक है, 1 2। अब बच्चों अगर देखें यहाँ बच्चों हमारा जो सर्कल था वो था सेंट्रल फॉर्म वाला सर्कल था, सेंट्रल फॉर्म वाला सर्कल था। तो बच्चों ये जो हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म आई है ये सर्कल की सेंट्रल फॉर्म की आई है। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिखूं कोर डाल के कि यहाँ पर हमारे पास जो हमने अब फाइंड करनी है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड सर्कल हमारे पास हो, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला सर्कल होता है वहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो ओरिजिन बच्चों हमारे पास सर्कल का होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, मतलब कि बच्चों जो हमारा सेंटर होता है ना, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 0 0 होंगे। तो बच्चों हमारे पास जो सेंट्रल फॉर्म है सर्कल की वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब हमारा सेंटर 0 0 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। ओके, अब बच्चों जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म लिखनी है, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है, तो बच्चों हमने h और k की प्लेस पर 0 0 पुट कर देना है। तो बच्चों अगर जब हम 0 0 पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू देखो क्या आएगी, r cos थीटा प्लस 0, मतलब कि r cos थीटा बच्चों हमारा। ठीक है, और बच्चों हमारे पास y की वैल्यू देखो क्या आएगी, r sin थीटा, क्योंकि बच्चों हमारा सेंटर 0 0 है, हमारे पास अपना स्टैंडर्ड सर्कल है। और बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो थीटा होगा तो बच्चों थीटा हमारा वही होगा। ठीक है, थीटा जैसे मैंने बताया था आपको 0 से लेके 2 पाई तक होगा। थीटा में कोई बच्चों चेंज नहीं आएगी, बस हमारे पास सेंटर क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो बच्चों ये हमारी अब क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.